अस्सलाम गाइस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन के बारे में कि एब्जॉर्प्शन में कौन-कौन से फैक्टर्स हैं, कौन-कौन से फैक्टर्स हैं जो ड्रग के एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट कर सकती हैं। अगर हम मेडिसिन लेते हैं तो किन फैक्टर्स का हमें ख्याल रखना चाहिए। तो सबसे पहले आ जाते हैं, एक तो हमारे पास 2 तरह के फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। एक हमारे पास होते हैं पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स, ठीक है, पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स, और एक हमारे पास आते हैं ड्रग रिलेटेड फैक्टर्स, और हमें दोनों का ख्याल रखना होता है व्हाइल प्रिस्क्राइबिंग मेडिकेशन। ठीक है, अब जो पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स है, सबसे पहले इनको डिस्कस कर लेते हैं कि कौन-कौन से पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स आ जाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है एज फैक्टर। ठीक है, अब कोई भी पेशेंट है, उसका हमें एज देखना पड़ता है कि वो किस एज का है, उसके बाद ही हम किसी मेडिकेशन को प्रिस्क्राइब करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर एक पेशेंट है जो लाइक एक छोटा बच्चा है, ठीक है, चिल्ड्रंस की डोजेस अलग कैलकुलेट की जाती है क्योंकि उनका वेट अलग होता है, उनके अंदर जो ड्रग की एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होती है वो अलग होती है, क्योंकि जो न्यू बॉर्न, स्पेशली जो न्यू बॉर्न बच्चे होते हैं, उनमें क्या है कि उनका जीआईटी सिस्टम भी इतना वेल डेवलप नहीं होता, उनका हम कह सकते हैं कि उनका प्रॉपर कोई भी सिस्टम, इम्यून सिस्टम हो गया या कोई भी सिस्टम, जैसे उनकी जो एसिडिटी एसिड प्रोडक्शन है वो भी इतनी वेल डेवलप नहीं होती, एचसीएल प्रोडक्शन। तो हम उस हिसाब से मेडिकेशन को प्रिस्क्राइब करते हैं और डोज को कम करके थोड़ा कैलकुलेट करके फिर न्यूबॉर्न्स के अंदर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से जो जेरियाट्रिक पेशेंट्स होते हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं, ठीक है, उनके अंदर भी हमें प्रॉपर कैलकुलेशन के बाद देनी पड़ती है, क्योंकि उनके भी सिस्टम जो है वो थोड़े से कम लाइक वीकेंड हो जाते हैं, थोड़ा सा कम काम करना शुरू कर जाते हैं, जैसे कि उनका जो जीएफआर होता है जेरियाट्रिक पेशेंट्स का, वो कम हो जाता है। ठीक है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, मतलब उनका जो ब्लड आपकी किडनी की तरफ जाएगा वो कम हो जाता है, तो इसलिए हम उस हिसाब से उनको मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करते हैं। तो एज भी बहुत बड़ा फैक्टर है, इसके हिसाब से हमें मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करनी चाहिए। फिर उसके बाद जो सेकंड फैक्टर आ जाता है वो आता है पीएच। पहला फैक्टर हो गया एज, उसके बाद सेकंड फैक्टर है पीएच। अब हमें पीएच का भी ख्याल रखना होता है कि लाइक एसिडिक जो ड्रग्स होती हैं वो एसिडिक एनवायरनमेंट के अंदर जाहिर है डिसॉल्व होंगी, सॉल्युबलाइज होंगी और फिर एब्जॉर्ब होंगी, तो हमें उनको देना होता है, मतलब कि वो जाकर स्टमक के अंदर ज्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, जबकि जो बेसिक ड्रग्स होती हैं वो जाके इंटेस्टाइन में अच्छे से एब्जॉर्ब होती है। तो ये भी एक फैक्टर है जो इफेक्ट करता है। फिर उसके बाद आ जाती है इंटेस्टाइनल मोटिलिटी या गैस्ट्रिक मोटिलिटी। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं गैस्ट्रिक मोटिलिटी को। मोटिलिटी, तो अब गैस्ट्रिक मोटिलिटी क्या होती है कि जैसे अगर हम कहते हैं यहाँ पर ये जीआईटी ट्रैक है, ठीक है, तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में क्या होता है कि जब आप कोई मेडिसिन देते हो तो पहले वो स्टमक में स्टे करती है, फिर वो इंटेस्टाइन में जाती है, वो सारा प्रोसेस जैसे होता है वैसे ही चलता है। तो अब नॉर्मली क्या है कि जब आप कोई भी ड्रग देते हो तो गैस्ट्रिक मोटिलिटी से मुराद यहाँ पर ये है कि आपके जीआईटी की कितनी मोटिलिटी है, मतलब आपके स्टमक और बोल के वो कितना जल्दी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करके पेरिस्टालसिस मूवमेंट करके और आगे फूड को या ड्रग को किसी भी चीज को पास करा रहे हैं, तो वो होती है गैस्ट्रिक मोटिलिटी। इसी तरीके से अगर हम इंटेस्टाइनल मोटिलिटी देखें तो नीचे इंटेस्टाइन की बात हो जाएगी कि स्टमक से फूड पास हो गया, उसके बाद इंटेस्टाइन में कितनी मोटिलिटी है, कितनी एबिलिटी है फूड को आगे पास कराने की, कि वो कितना जल्दी या कितनी देर से फूड आगे पास कराता है। तो इसमें भी बहुत ये फैक्टर डिपेंड करता है कि आप जो मेडिकेशन दे रहे हो तो उन पेशेंट्स के अंदर दे रहे हो कि उनका गैस्ट्रिक मोटिलिटी लेवल क्या है। ठीक है, जैसे कुछ पेशेंट्स होते हैं, डायरिया पेशेंट्स हैं या वॉमिटिंग पेशेंट्स हैं, तो डायरिया में क्या होता है कि आपका जो गैस्ट्रिक मोटिलिटी होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, मतलब आपका जो फूड वगैरह होगा वो, या जो भी ड्रग मेडिकेशन भी आप साथ में दोगे तो वो क्या होगा कि वो फॉरन से ही नीचे निकल जाएगी और वो स्टमक से इतनी एक्सपोज नहीं होगी या वो इंटेस्टाइन से इतनी एक्सपोज नहीं होगी कि वो वहां से एब्जॉर्ब हो सके प्रॉपर्ली, और वो नीचे पास आउट हो जाएगी, पुश आउट हो जाएगी, क्योंकि उसकी गैस्ट्रिक मोटिलिटी क्या है, बढ़ी हुई है किसी पेशेंट के अंदर। तो हम जब मेडिसिन देते हैं तो वो उस चीज का ख्याल रख के देते हैं। हो सकता है कि हम उसका डोज बढ़ा के देते हैं कि भाई आधी से ज्यादा ड्रग तो ऐसे ही निकल रही है, तो हम थोड़ा डोज बढ़ा के देते हैं, तो हो सकता है कि एब्जॉर्प्शन हो जाए यहाँ पे, या किसी और मेथड से देते हैं, मे बी उसको आईवी लगा देते हैं, कुछ और करते हैं। तो ये चीजें भी हमें ध्यान में रखनी होती है। इसी तरीके से अगर हम इंटेस्टाइनल मोटिलिटी की बात करें तो वो भी सेम चीज है। ठीक है, इंटेस्टाइनल मोटिलिटी, इंटेस्टाइनल मोटिलिटी में क्या है कि अब आपका स्टमक से पास हो गया, लेकिन आपका अगर इंटेस्टाइनल मोटिलिटी सही नहीं है, नॉर्मल जितना होता है, लाइक ज्यादा टाइम ले रहा है या कम टाइम ले रहा है, तो आपका ड्रग या तो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी। भाई जाहिर है अगर इंटेस्टाइनल मोटिलिटी ज्यादा है तो ड्रग फॉरन से पास आउट हो जाएगी, तो वो ड्रग वहां पे इंटेस्टाइन पे रुकेगी ही नहीं एब्जॉर्ब होने के लिए। तो जब एब्जॉर्ब ही नहीं होगी तो वो अपना इफेक्ट तो शो करेगी नहीं, वो जस्ट निकल जाएगी आपकी बॉडी से। तो ये होती है इंटेस्टाइनल मोटिलिटी। इसी तरीके से वॉमिटिंग के केस में भी हम ये देख सकते हैं कि अगर किसी पेशेंट को वॉमिटिंग है, ठीक है, और हम उसे ओरली ड्रग दे देते हैं, अव्वल तो वॉमिटिंग के केस में ओरल प्रेफर नहीं किया जाता, बट अगर हम दे भी देते हैं तो उससे क्या होगा कि गैस्ट्रिक मोटिलिटी क्योंकि कम है, ड्रग आपका जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, पेरिस्टालसिस एंटी पेरिस्टालसिस मूवमेंट जा रही है, ड्रग आपके नीचे आने के बजाय ऊपर मेडिकेशन हो गया है, कोई भी फूड है, तो क्या है कि आप वो नहीं दे सकते, वो इधर पहुंचेगी नहीं कि एब्जॉर्ब हो सके या रुकेगी नहीं। तो ये वाली सारी चीजें भी हमें देखनी होती है। सिमिलरली एक और फैक्टर जो मैटर करता है पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स के अंदर, वो है गैस्ट्रिक एम्पटिंग टाइम। ऑल्दो ये सारी चीजें आपस में कनेक्टेड हैं, बट हम इनको अलग अलग ही स्टडी करते हैं। अब गैस्ट्रिक एम्पटिंग टाइम का ये है कि देखें, नॉर्मली क्या होता है कि आपका जो फूड है वो कुछ टाइम के लिए स्टमक में रुकता है, हो सकता है 3-4 घंटे या 2-3 घंटे, डिपेंडिंग ऑन के फूड किस टाइप का है, वो आपके स्टमक में कुछ देर तक स्टे करता है, उसके बाद इंटेस्टाइन में जाता है, ऐसा ही होता है ना। तो अब जब फूड वहां पर स्टे कर रहे हैं या चाहे ड्रग हो या कुछ भी हो, वो जब आपके स्टमक में स्टे करता है तो दैट इज कॉल्ड गैस्ट्रिक एम्पटिंग टाइम, कि वो कितने देर में वहां से एम्प्टी हो रहा है, मतलब कितना टाइम ले रहा है वहां पर रुक रहा है और फिर वहां से एम्प्टी होता है, तो उसको हम कहते हैं गैस्ट्रिक एम्पटिंग टाइम।
तो इसी तरीके से कुछ पेशेंट्स की जैसे गैस्ट्रिक मोटिलिटी ज़्यादा है डायरिया के केस में, सेम जैसे मैंने बताया, तो उसमें क्या है कि गैस्ट्रिक मोटिलिटी बढ़ी हुई है और वो फ़ॉरेन जो फूड है या ड्रग है वो पास आउट हो रहा है। तो उस केस में क्या गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम कम है, मतलब कि वो जल्दी से फूड को पास आउट करे, तो इससे गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम जो स्टे करने वाला टाइम है वो कम है और वो फ़ॉरेन से पास हो रहा है। तो ये फैक्टर भी बहुत, ऑल्दो ये चीज़ें कनेक्टेड है, बट ये फैक्टर भी ऐसे है जो पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स में आता है, जो हमारे एब्जॉर्प्शन को ड्रग की इफेक्ट कर सकता है। क्योंकि अगर हमने कोई ड्रग दी है और वो पेशेंट का गैस्ट्रिक एम्पटिंग टाइम सही नहीं है, बहुत ज़्यादा है, तो वो ड्रग काफ़ी टाइम तक यहीं पर पड़ी रहेगी और उसका जो ऑनसेट होगा, उसका जो एक्शन होगा, वो बहुत देर से स्टार्ट होगा। तो हम कहते हैं कि भाई इस पेशेंट को तो ये ड्रग काम ही नहीं करे। तो हो सकता है कि ये फैक्टर खराब है या कोई ऐसा मसला हो, ठीक है? उसके बाद एक और फैक्टर आता है जिसे हम कहते हैं ब्लड परफ्यूजन, ठीक है? अब ब्लड परफ्यूजन नाम से ही पता चल रहा है, परफ्यूजन का मतलब होता है कि वो ब्लड का फ्लो कितना-कितना हो रहा है, कहाँ तक हो रहा है। मीन्स कि देखें, अगर आपने कोई भी मेडिसिन दी है या इवन अगर हम चलिए ब्लड की बात कर लेते हैं, तो नॉर्मली क्या होता है कि आपका जब हार्ट है वो ब्लड को पंप करता है, ठीक है? अगर हम यहाँ पे देखें, ये आपका हार्ट है, ठीक है? उसने क्या किया कि ब्लड को डिफरेंट जगहों पे पंप किया, ठीक है? वो नीचे की तरफ भी, अपर बॉडी में भी पंप करता है। तो जब वो डिफरेंट जगहों पे ब्लड को आपके पंप करेगा, तो क्या होता है कि कुछ जगहों पे वो ज़्यादा पंप करता है या कुछ जगहों पे जो आपका ब्लड है वो ज़्यादा फ्लो करता है। मे बी वहाँ पे ब्लड वेसल्स ज़्यादा हैं, जैसे आपके टंग के नीचे ब्लड वेसल्स ज़्यादा हैं, इस तरीके से। तो सिमिलरली अगर हम बात करते हैं जीआईटी की, तो जीआईटी में क्या होता है, वैसे तो फास्टिंग स्टेट में जब आपका आप रोजे की हालत में कह रहे हो या फिर आप नहीं खाना खाते हो, तो उस टाइम पे क्या है कि 28% आपका जो ब्लड है वो जीआईटी में जाता है, फास्टिंग स्टेट की बात हो रही है। लेकिन फेड स्टेट में क्या है कि वो जो परफ्यूजन है वो बढ़ जाएगा। फेड स्टेट मीन्स जब आपने खाना खाया होता है या आप खा रहे हो, तो उस टाइम पे जो ब्लड का परफ्यूजन है, यानी कि जो हार्ट का कार्डिक आउटपुट होगा, वो जब ब्लड भेजेगा तो वो जीआईटी की तरफ थोड़ा ज्यादा भेजेगा, 28% से थोड़ा ज्यादा भेजेगा। तो ये फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जाहिर सी बात है, आपने ड्रग ली है, ड्रग कहाँ चली गई है? ब्लड के अंदर चली गई है। ड्रग अगर आपके ब्लड में गई है, तो दैट मीन्स के ब्लड का जिस एरिया में ज्यादा एक्सपोजर होगा, ब्लड जहां जिस एरिया में ज्यादा फ्लो कर रहा है, जहां ब्लड वेसल ज्यादा है, जहां ज्यादा वो फ्लो कर रहे हैं जीआईटी में या कहीं भी, तो वहां पे ड्रग भी ज्यादा जाएगा। जब ज्यादा जाएगा तो उसकी एब्जॉर्प्शन, उसकी सेल्स में डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब उसका जो इफेक्ट होगा वो बढ़ जाएगा। तो ये वाली बात है, ठीक है? आपने कहीं पे भी मेडिसिन ली है, जैसे आपने जीआईटी में ले ली है, तो जीआईटी में अगर ब्लड का परफ्यूजन उस टाइम पर ज्यादा है या कम है, डिपेंडिंग ऑन कि आपने फूड लिया हुआ है या नहीं लिया हुआ, तो उस हिसाब से भी ये चीज मैटर करती है कि आपका जो फूड है वो कितना ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, सॉरी ड्रग आपका कितना ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा ब्लड के अंदर, सही है? अब जैसे कंजस्टिव हार्ट फेलियर के जो पेशेंट होते हैं, जो कंजस्टिव हार्ट फेलियर के पेशेंट होते हैं, या जिन भी पेशेंट का कार्डिक आउटपुट कम होता है, मतलब कि वो ब्लड को इतना ज्यादा बॉडी में नहीं भेजते, तो क्या होगा कि आपके जीआईटी में भी कम ब्लड आएगा। जब जीआईटी में भी कम ब्लड आएगा, तो दैट मीन्स उससे क्या होगा कि आपकी एब्जॉर्प्शन, क्योंकि आपने जो ड्रग ली है वो कैसे ली है? ओरली ली है, वो जीआईटी में पड़ी हुई है और ब्लड उस तरफ इतना नहीं आ रहा, तो वो एब्जॉर्ब नहीं होगी, ठीक है? मिसाल के तौर पर कि आपने ये ड्रग ली है, ये जीआईटी में पड़ी हुई है, मतलब आपके स्टमक, इंटेस्टाइन कहीं पे भी, और वहां पर कंजस्टिव हार्ट फेलियर की वजह से पेशेंट हार्ट फेलियर का पेशेंट है या कोई भी उसको हार्ट का प्रॉब्लम है, तो ब्लड जो है वो जीआईटी में जितना आना चाहिए था उससे कम आ रहा है, तो उस ड्रग की एब्जॉर्प्शन भी कम ही होगी। तो ये भी फैक्टर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, डिपेंड करता है हमारे ड्रग के ब्लड के परफ्यूजन पे। अब नेक्स्ट फैक्टर आ जाता है फूड का, ठीक है? इफेक्ट ऑफ फूड, ये भी पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स में ही आ जाता है, इफेक्ट ऑफ फूड। इसमें क्या है कि हम ये देखते हैं कि जब हम खाना लेते हैं, तो हमें कुछ मेडिकेशन ऐसी होती हैं जो फूड लेने की वजह से उनका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो काफी बढ़ जाता है, जबकि कुछ मेडिकेशन ऐसी होती है जो खाना लेने की वजह से वो इफेक्ट ही नहीं करती हैं। तो हमें ये भी देखना होता है, क्योंकि कुछ जैसे डॉक्टर्स आपको कहते हैं कि ये वाली मेडिकेशन आपको खाने से पहले लेनी है, खाने के बाद लेनी है, तो वो भी डिपेंड करता है कि कौन सी मेडिसिन है, उसका क्या स्टेटस है और वो कैसे जो है, मतलब फूड से क्या उसका इंटरेक्शन कैसे है। जिसकी काफी एग्जांपल्स है जो मैं आपको देना चाहूंगी। सबसे पहले तो मैं देती हूँ पेनिसिलिन जी, एक मेडिसिन है, उसकी एग्जांपल देती हूँ। देखिए, हमारे पास दो तरह की पेनिसिलिन होती है, एक पेनिसिलिन जी और एक बी। अभी हम पेनिसिलिन जी की बात करते हैं। पेनिसिलिन जी जो होती है ना, ये क्या होती है? ये होती है एसिड लेबाइल। एसिड लेबाइल का मतलब होता है कि ये एसिड से सेंसिटिव होती है। अगर हम इसे डायरेक्टली स्टमक में ले लेंगे, यानी ओरली ले लेंगे, तो ये स्टमक में जाएगी और स्टमक में होता है हमारा एचसीएल, जिससे क्या होता है कि वो एसिड उसको सेंसिटाइज कर देगा, क्योंकि वो सेंसिटिव है एसिड से। तो वो जो ड्रग अगर एचसीएल से एक्सपोज हो जाएगी, तो वो उसको तोड़ देगा, डिग्रेड कर देगा और उसका इफेक्ट नहीं हो पाएगा, तो वो बेकार हो जाएगी। तो इसलिए हम पेनिसिलिन जी को हमेशा आईवी फॉर्म में देते हैं, कभी भी ओरली नहीं देते, क्योंकि अगर हमने ओरली दिया तो वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाएगी, वहां जाकर स्टमक में जो एसिड पड़ा हुआ है उससे वो डिग्रेड होकर खत्म हो जाएगी और हमें एक्शन नहीं देगी, ठीक है? तो ये वाली चीज़ है। अब इसमें क्या है कि अगर हम पेनिसिलिन जी को नॉर्मली तो हम देते नहीं है, लेकिन अगर हम उसको देते हैं ओरली, तो हम किस कंडीशन में दे सकते हैं? हम इसे दे सकते हैं फेड स्टेट में। फेड स्टेट से मुराद ये कि जब हमने खाना खाया हुआ होगा, तो उससे क्या होगा कि देखें, सॉरी, इसको हम देते हैं फास्टिंग स्टेट में। फेड स्टेट में हम इसे कभी भी नहीं देते, हम इसे देते हैं फास्टिंग स्टेट में। और फास्टिंग स्टेट में क्यों देते हैं वो मैं बताती हूँ। देखिए, फास्टिंग स्टेट में नॉर्मली क्या होता है कि आपका जो एसिड प्रोडक्शन है, एसिड का प्रोड्यूस होगा जब आप खाना खाओगे, तो एसिड उसको डिसॉल्व करने के लिए, उसको सॉल्युबलाइज करने के लिए फूड को तभी प्रोड्यूस होता है, ऐसा ही है ना? तो जब हमने खाना नहीं खाया हुआ होगा, तो एसिड प्रोड्यूस होता है, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में प्रोड्यूस होता है, इतना माइनर प्रोड्यूस होता है। तो क्या है, अगर आपने पेनिसिलिन जी ओरली दे भी दिया, लेकिन आपने फास्टिंग स्टेट में दिया, तो क्या है कि एसिड कम प्रोड्यूस होगा, तो वो इतना डिग्रेड नहीं होगा और थोड़ा बहुत एक्शन आपका पेनिसिलिन जी का मिल जाएगा। तो यानी कि पेनिसिलिन जी की एब्जॉर्प्शन फास्टिंग स्टेट में थोड़ी सी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू फेट स्टेट। फेट स्टेट में तो वो करेगा ही नहीं, क्योंकि वो डिग्रेड हो जाएगा, एसिड ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये वाले कुछ फैक्टर्स हैं, ये बस समझाने के लिए कि ऐसा हो सकता है, वरना तो हम इसे नॉर्मली जो है पेनिसिलिन जी को आईवी फॉर्म में ही देते हैं। हम ये रिस्क नहीं लेते कि हम इसे फेट स्टेट में लें या फास्टिंग में लें। इसी तरह एक और एग्जांपल आ जाता है, एक हमारे पास ड्रग है जिसका मैंने पहले भी शायद जिक्र किया है, टेट्रासाइक्लिन।
अब ये जो ड्रग है ये क्या होती है कि ये अगर आप कैल्शियम के साथ लेते हो, मतलब आपने इसे दूध के साथ ले लिया फॉर एग्जांपल, तो क्या होगा कि टेट्रासाइक्लिन आपके कैल्शियम के साथ बाइंड हो जाएगी, जो आपने मिल्क में लिया है, मिल्क में कैल्शियम होता है, वो उसके साथ बाइंड करके कॉम्प्लेक्स बना लेगी और फिर वो इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स होगा ना कि वो आपके कैपिलरी से पास नहीं हो पाएगा और वो ब्लड में नहीं जा पाएगा। तो उसकी जो एब्जॉर्प्शन होगी ना वो डिक्रीज हो जाएगी, और टेट्रासाइक्लिन को कभी भी मिल्क के साथ नहीं लिया जाता है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, क्योंकि उससे कोई फायदा नहीं होगा, कॉम्प्लेक्स बन जाएगा और वो जस्ट बॉडी में एक्यूमुलेट होती जाएगी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई एक्शन नहीं देगी। और दूसरी ये बात कि मैंने ऑलरेडी बताया था कि जब आप खाना खाते हो, फूड लेने की वजह से क्या होता है कि आपका एब्जॉर्प्शन थोड़ा बहुत बढ़ सकता है कुछ ड्रग्स के लिए, ठीक है? और वो ऐसे है कि देखिए फूड लेने की वजह से क्या है, मैंने बताया था यहाँ पे कि ब्लड का जो परफ्यूजन होता है, मतलब ब्लड का जो फ्लो होता है हार्ट से, वो ज्यादा आता है जीआईटी में। अगर आप फैट स्टेट में हो, जब आप खाना खा रहे हो, अगर आपने खाना नहीं खाया हुआ फास्टिंग स्टेट में, तो 28% आता है, वरना फिर वो बढ़ जाता है फूड फैट स्टेट में। तो खाना खाते हो तो उस टाइम पे ब्लड परफ्यूजन ज्यादा बढ़ेगा, तो ड्रग की एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा होगी। तो एक ये फैक्टर हो गया कि फूड लेने की वजह से ब्लड परफ्यूजन बढ़ सकता है, तो हो सकता है कि एब्जॉर्प्शन बढ़ जाए। लेकिन एक तरह की हमारे पास ड्रग्स होती हैं जैसे कि फैट सॉल्युबल ड्रग्स, तो उनका एब्जॉर्प्शन भी बढ़ सकता है। मतलब देखिए फैट सॉल्युबल ड्रग्स के साथ क्या होता है कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इसके अंदर, फूड वाले पैरामीटर के अंदर, ये फैट सॉल्युबल जो ड्रग्स होती हैं, जब आप खाना खाते हो और वो फैटी फूड फॉर एग्जांपल आपने लिया है, तो वैसे क्या होता है, फैटी फूड लो या ना भी लो, तो खाना खाने की वजह से क्या चीज सीक्रेट होती है, आपको पता है, बाइल सीक्रेट होती है। तो जब बाइल सीक्रेट होता है, बाइल क्या करता है कि वो वैसे तो वो फैटी फूड को सॉल्युबलाइज करता है, ठीक है? लेकिन क्या है कि जब आपने बाइल सीक्रेट हो गया और आपने फूड के साथ साथ ड्रग भी ले ली, तो वो अगर फैट सॉल्युबल ड्रग होगी ना, तो बाइल उसको भी सॉल्युबलाइज करेगी, क्योंकि वो फैटी फूड को सॉल्युबलाइज करता है। फैटी फूड को बेसिकली कह सकते हैं कि उसको इमल्सिफाई करता है, उसको तोड़ के छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करता है, ताकि उसकी डाइजेशन अच्छी हो सके। तो जब आपने फूड के साथ ड्रग भी ले ली है, तो जो फैट सॉल्युबल ड्रग्स, सिर्फ फैट सॉल्युबल ड्रग्स होंगी, तो बाइल उसको भी इमल्सिफाई करेगा और उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा। बल्कि जो वाटर सॉल्युबल ड्रग्स होती हैं, उससे इतना कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बाइल सिर्फ फैटी सॉल्युबल मटेरियल्स को तोड़ता है। इसकी एग्जांपल में एक ड्रग आ जाती है जिसे हम कहते हैं ग्राइसोफुल में, दिखा देती हूँ मैं आपको, ग्राइसियोफुल। अब ये जो एक ड्रग होती है ना, ये भी क्या है, लिपिड सॉल्युबल है। ये लिपिड सॉल्युबल है, फैट सॉल्युबल है, तो उससे क्या होगा कि जब आप उसे फूड के साथ लेते हो तो बायो सीक्रेट होता है, बायो सीक्रेट होता है, तो वो फूड के साथ साथ इसको भी मजीद जो है मल्टीफाई करता है, इसको डाइजेस्ट होने में हेल्प करता है। तो वो फैटी फूड को आप ले सकते हो, फैट सॉल्युबल ड्रग्स को साथ में ले सकते हो फूड के। हाँ, लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं है कि फूड लेने की वजह से एब्जॉर्प्शन आपकी बढ़ रही हो, कभी कभी फूड लेने की वजह से कुछ ड्रग्स की एब्जॉर्प्शन कम भी हो जाती है। जैसे कि आपने खाना खाया है, तो क्या है कि आपका जो एम्पटिंग टाइम होता है ना, वो बढ़ जाता है। मतलब कि फूड पड़ा हुआ है, तो आपका जो स्टमक होगा वो इतना जल्दी आपके अपने स्टमक को खाली नहीं करेगा और फूड को आगे एम्पटी नहीं करेगा। जब फूड आगे पास आउट नहीं करेगा, तो ड्रग भी अगर आपने फूड के साथ ले लिया, तो वो भी वहीं पे फंसा रहेगा, तो उसका एम्पटिंग टाइम बढ़ जाएगा, और उससे क्या होगा कि आपकी एब्जॉर्प्शन डिले हो जाएगी। होगी तो सही, एब्जॉर्प्शन कम नहीं होगी, लेकिन थोड़ी सी डिले हो जाएगी, थोड़ा देर से वो अपना एक्शन शो करेगी। तो ये भी इफेक्ट होता है फूड का। सेकेंडली अगर हम देखें तो कुछ हमारे फूड्स ऐसे होते हैं जो पीएच को ही चेंज कर देते हैं। पीएच चेंज कैसे करते हैं वो मैंने बताया था कि जब फैट स्टेट में हम होते हैं तो एसिड की प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ जाती है, तो एसिडिक पीएच हो जाती है। तो हो सकता है कि अगर हमने बेसिक ड्रग लिए तो उसकी एब्जॉर्प्शन कम हो जाए। तो ये सारे फैक्टर्स आई थिंक, इतने एग्जांपल्स काफी हैं, अदरवाइज और भी बहुत एग्जांपल्स हैं, बट इतने पैरामीटर्स को आप समझ लो कि फूड में ऐसे ऐसे इफेक्ट होता है। अच्छा, इसके अंदर एक और बात है, और वो है आयरन सप्लीमेंट्स की, कि तभी डॉक्टर्स जो है वो आयरन सप्लीमेंट्स जब रिकमेंड करते हैं, तो फूड आयरन सप्लीमेंट्स के एब्जॉर्प्शन को भी इफेक्ट करता है और उसके एब्जॉर्प्शन को भी कम कर देता है। इसलिए आयरन सप्लीमेंट्स को हमेशा बिफोर मील लिया जाता है, या मील के काफी टाइम चलते हैं। तो हमारे पास और भी कुछ पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं, और ये वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि है डिजीज डिजीज स्टेट। मीन्स पेशेंट की क्या डिजीज स्टेट है, वो हमें पहले देखनी पड़ती है, फिर ही हम उसको कोई मेडिकेशन रिकमेंड कर सकते हैं। मीन्स अगर उसको कोई पहले से डिजीज है, तो हम उस हिसाब से चीजों को देखते हैं, ठीक है? अब जैसे इसमें सबसे पहले एग्जांपल आ जाती है, एक तो डिप्रेशन। जिन पेशेंट्स को डिप्रेशन होता है, तो उसमें आपने अक्सर देखा होगा कि जो डिप्रेसिव पेशेंट्स होते हैं, जो एंजाइटी के पेशेंट्स होते हैं, तो उनको वॉमिटिंग हो रही होती है, या वो उनको ज्यादातर वॉमिटिंग नॉजिया ये वाली शिकायत रहती है। तो जब भी हम उनको कोई मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करेंगे, तो क्या है कि वॉमिटिंग की वजह से उनका वैसे रिफ्लक्स बैक हो रहा है, उनका फूड जो है वो ऊपर जा रहा है, तो हम उनको मेडिकेशन दे नहीं सकते ओरली, या देते भी हैं तो उस केस में देते हैं जब उनको ये चीज हम उसको प्रॉब्लम को ठीक करके फिर दे सकते हैं। मीन्स ऐसे पेशेंट को आप जब आप प्रिस्क्राइब करोगे, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो डिप्रेसिव पेशेंट है, आप उनको फिर आईवी लगाओ या किसी और तरीके से दो, क्योंकि ओरली में उनको वॉमिटिंग का इशू रह रहा है, ठीक है? तो एब्जॉर्प्शन क्या हो जाती है ऐसे केस में, कि एब्जॉर्प्शन हमारी कम हो जाएगी। सिमिलरली एक और पेशेंट्स होते हैं पार्किंसन डिजीज के। पार्किंसन डिजीज को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, और उसके ट्रीटमेंट्स वगैरह को भी। तो बेसिकली पार्किंसन डिजीज में क्या होता है कि आपकी जो जीआईटी मोटिलिटी होती है ना, वो बहुत कम हो जाती है, ठीक है? ये आपके ब्रेन का एक डिसऑर्डर होता है। इसमें क्या होती है कि आपकी जो जीआईटी मोटिलिटी होती है वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है, आपकी जीआईटी में मूवमेंट ही नहीं हो रही होती है, ठीक है? वो बहुत बिल्कुल समझे ना के बराबर। तो जब मूवमेंट ही नहीं हो रही है, तो आपका फूड लो या ड्रग लो, कुछ कुछ भी चीज आप ले लोगे, तो वो आगे पास नहीं होगी। उसको स्वेलो करने में इतनी प्रॉब्लम होगी कि वो ड्रग लेगा या फूड लेगा तो वो स्वेलो ही नहीं कर पाएगा, तो उसकी एब्जॉर्प्शन कहाँ से ही होगी। तो उसके लिए ऐसे पेशेंट्स को हम जब वो मेडिकेशन भी दे रहे होते हैं ना पार्किंसन डिजीज को ट्रीट करने के लिए, लीवोडोपा, तो वो भी हम उनको जो है एनजी ट्यूब में डालकर दे रहे होते हैं, हम उनको ओरली नहीं देते। इसी तरीके से एक और भी पेशेंट्स होते हैं, जैसे कि एक क्लोरो हाइड्रिक कंडीशन हो जाती है कुछ पेशेंट्स के अंदर।
क्लोरोहाइड्रिक कंडीशन, अच्छा मैंने बताया था कि क्लोरोहाइड्रिक कंडीशन ये वो कंडीशन है बेसिकली जिसमें HCl प्रोडक्शन आपकी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, और ये बच्चों में तो होता ही है नॉर्मली, जब वो न्यूबॉर्न होते हैं, वो जब पैदा होते हैं, तो उस टाइम पर उनकी जो HCl प्रोडक्शन है वो बहुत ना होने के बराबर है, वो होती ही नहीं है, फिर टाइम के साथ वो चीज़ डेवलप होती है उनके जीआईटी में मोर मैच्योरिटी जब आती है। तो एनीवे क्लोरोहाइड्रिक कंडीशन जो बेसिकली आ जाती है, इसमें क्या होता है HCl प्रोडक्शन आपकी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो अब क्या है कि लेट्स सपोज कोई भी पेशेंट आता है, जैसे जेरियाट्रिक पेशेंट्स में भी अक्सर ये वाली बात हो जाती है कि उनकी भी HCl प्रोडक्शन टाइम के साथ कम होती जाती है, मतलब जो बूढ़े लोग होते हैं। तो जब ये वाली कंडीशन आ गई, HCl प्रोडक्शन कम हो गई, दैट मींस लेस एसिडिटी। ठीक है, तो अब क्या है कि जब आप बेसिक ड्रग्स लोगे ना, बेसिक ड्रग्स का सीन ये होता है कि बेसिक ड्रग्स क्या करते हैं कि पहले तो वो एसिडिक एनवायरनमेंट में, मतलब स्टमक में जब वो जाते हैं, तो पहले वो खुद को एसिड के साथ, उस एसिड के साथ मिलाकर, और वो कन्वर्ट करते हैं खुद को सॉल्युबल सॉल्ट्स में। ठीक है, पहले आपने क्या दिया, आपने जो बेसिक ड्रग्स दी हैं, वो बेसिक ड्रग्स पहले एसिड के साथ मिलकर सॉल्युबल सॉल्ट्स में खुद को कन्वर्ट कर देती हैं। जब वो सॉल्युबल सॉल्ट्स बन जाती हैं, मतलब वो अब सॉल्युबलाइज्ड है, फिर वो इंटेस्टाइन में जाएंगी और एब्जॉर्ब होंगी, हमेशा ऐसा ही होता है। ठीक है, नॉर्मली ये वाली चीज रहती है। अब क्या है कि एसिडिक एनवायरनमेंट आपका कम हो गया, क्योंकि एक क्लोरोहाइड्रिक कंडीशन है बच्चों में या फिर बूढ़े लोगों में, तो फिर आपने क्या करना है कि आप बेसिक ड्रग्स जब दोगे ना, तो उसकी जो एब्जॉर्प्शन होगी वो कम हो जाएगी। ठीक है, मतलब उनका क्योंकि एसिड प्रेजेंट नहीं है, तो वो जब सॉल्युबलाइज ही नहीं होंगी, जब वो डिसॉल्व ही नहीं होंगी आपके एसिडिक एनवायरनमेंट में, तो वो इंटेस्टाइन में जाकर एब्जॉर्ब भी नहीं होंगी। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन है कि बेसिक ड्रग्स की एब्जॉर्प्शन यहाँ पे क्या हो रही है, बहुत ज्यादा कम हो रही है। तो इस तरीके से भी डिजीज स्टेट इफेक्ट कर सकती है हमारी एब्जॉर्प्शन को। दूसरा फैक्टर डिजीज स्टेट में आ जाता है, जैसे कि अगर हम देखें, एक तो हमारे पास क्रॉन्स डिजीज आ जाती है, एक हमारे पास सिलेक पेशेंट्स आते हैं ना, जो सिलेक डिजीज के पेशेंट्स होते हैं, ये मैं बताती हूँ क्या। सिलेक डिजीज के पेशेंट्स होते हैं जिनको जो ग्लूटेन से एलर्जिक होते हैं, उनको ग्लूटेन नहीं लेना होता, तो वो ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट्स या चीजें यूज करते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, क्रॉन्स डिजीज और सिलेक डिजीज दोनों में ही ना इंटेस्टाइन में इन्फ्लेमेशन हो जाती है। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है आपके फर्स्ट पार्ट में, ड्यूडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन की जो फर्स्ट पार्ट है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जबकि इसमें डिस्टल पार्ट्स में इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो अब क्या है कि आपके दोनों में ही ना इंटेस्टाइन में इन्फ्लेमेशन हो रही है, इंटेस्टाइन थिक हो जाएंगी उसकी वॉल्स, जब उसकी वॉल्स थिकन हो जाएंगी तो उसमें एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी। तो आपके क्रॉन्स डिजीज और सिलेक डिजीज दोनों के अंदर ही जब आप कोई मेडिसिन लेते हो, तो उनकी एब्जॉर्प्शन बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है। ड्रग रिलेटेड फैक्टर्स पे फर्स्ट हमने डिस्कस कर लिए सारे पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स, अब है ड्रग रिलेटेड फैक्टर्स के कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है, अब ड्रग रिलेटेड फैक्टर्स में बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले आ जाती है सॉल्युबिलिटी। ठीक है, सॉल्युबिलिटी का सीन ये होता है कि आपका जो ड्रग है वो कितना ज्यादा सॉल्युबल है आपके बॉडी फ्लूइड्स के साथ, तो उतनी उनकी जो है वो सॉल्युबिलिटी होती है। जैसे कि अगर हम देखें, लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स जो होंगी वो ज्यादा सॉल्युबल होंगी आपके फ्लूइड्स के साथ, या फिर कह लो आपकी मेम्ब्रेन के साथ, क्योंकि मेम्ब्रेन भी आपकी लिपिड सॉल्युबल है। तो जो भी ड्रग आएगी, अगर वो लिपिड सॉल्युबल होती है तो वो इजीली क्रॉस कर पाएगी, जबकि अगर वो वाटर सॉल्युबल होगी तो वो क्रॉस नहीं कर पाएगी। तो ये वाली चीजें हैं। ठीक है, वो क्रॉस नहीं कर पाएगी। उसके बाद जो सेकंड फैक्टर आ जाता है वो है आयोनाइजेशन का फैक्टर। आयोनाइजेशन के फैक्टर में क्या होता है कि आपका जो ड्रग है वो दो फॉर्म्स में हो सकता है। अगर वो अनआयोनाइज्ड फॉर्म में है, अनआयोनाइज्ड फॉर्म से मुराद ये है कि वो चार्ज्ड फॉर्म नहीं है। ठीक है, मतलब वो न्यूट्रल है सपोज, तो इस केस में क्या होता है, अगर वो अनआयोनाइज्ड है या न्यूट्रल फॉर्म के अंदर है, तो वो आपके बॉडी फ्लूइड्स के अंदर, मतलब एसिडिक एनवायरनमेंट या बेसिक एनवायरनमेंट में अच्छे से सॉल्युबलाइज हो सकता है। जबकि अगर आपका जो ड्रग है वो आयोनाइज्ड फॉर्म में है, मींस के वो चार्ज फॉर्म है, ये बात मैंने पहले भी बहुत बार डिस्कस की है, तो अगर वो चार्ज फॉर्म में या आयोनाइज्ड फॉर्म में है, तो इस केस के अंदर क्या होता है कि वो आपके मेम्ब्रेन्स को क्रॉस नहीं कर सकता, मतलब आपकी मेम्ब्रेन को वही ड्रग्स क्रॉस कर पाएंगे जो अनआयोनाइज्ड फॉर्म में होंगी। ठीक है, और सॉल्युबलाइज भी वही होती है। ठीक है, तो एसिडिक ड्रग्स का सीन ये होता है कि एसिडिक ड्रग्स आपकी अनआयोनाइज्ड होती हैं एसिडिक एनवायरनमेंट के अंदर। ठीक है, तभी वो एसिडिक एनवायरनमेंट के अंदर अच्छे से डिसॉल्व हो पाती है, क्योंकि वो अनआयोनाइज्ड फॉर्म में होती है, मतलब कि वो टूटी हुई फॉर्म में नहीं होती, वो न्यूट्रल फॉर्म में होती है। नॉर्मली वो इस फॉर्म के अंदर होती है जो एसिडिक ड्रग्स होती हैं, जबकि जो बेसिक ड्रग्स होती हैं वो आयोनाइज्ड होती हैं एसिडिक एनवायरनमेंट के अंदर, तो वो अनआयोनाइज्ड होंगी हमारे बेसिक एनवायरनमेंट में। तो तभी बेसिक ड्रग्स जो है वो बेसिक एनवायरनमेंट में ही अपना जो है वो सॉल्युबलाइज ज्यादा होती है। जैसे कि अगर हम एस्प्रिन के एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो एस्प्रिन जो ड्रग है वो वीकली एसिडिक है। अब ये जो ड्रग है आपकी कहाँ पर डिसॉल्व होनी चाहिए, वो आपके एसिडिक एनवायरनमेंट में डिसॉल्व होनी चाहिए, क्योंकि वो एसिडिक एनवायरनमेंट में न्यूट्रल फॉर्म में यानी अनआयोनाइज्ड फॉर्म में रहती है, और बेसिक एनवायरनमेंट में चार्ज फॉर्म में रहेगी, तो वो डिसॉल्व नहीं होगी। तो ये वाले भी फैक्टर्स है, मतलब आयोनाइजेशन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। सिमिलरली एक और फैक्टर आता है जिसे हम कहते हैं पार्टिकल साइज। अब पार्टिकल साइज का ये है कि भाई आपके पास जितना जो मॉलिक्यूल होगा वो छोटा होगा, मतलब आपकी जितनी ड्रग के पार्टिकल्स उसके अंदर छोटे छोटे होंगे, तो वो उतनी जल्दी सॉल्युबलाइज होगा, डिसॉल्व होगा। जितनी जल्दी डिसॉल्व होगा उतनी जल्दी उसकी एब्जॉर्प्शन होगी। देखिए, आप बॉडी में जब भी ड्रग लेते हो ना, तो पहले उसकी सॉल्युबलाइजेशन होती है, अच्छे से वो डिसॉल्व हो जाता है फ्लूइड्स के अंदर, उसके बाद जाके उसकी एब्जॉर्प्शन होती है, डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन नहीं होती। तो जितना पार्टिकल साइज छोटा होगा वो उतनी ज्यादा जल्दी जो है सॉल्युबलाइज होके एब्जॉर्ब हो जाएगी, तो उसकी एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगी। जबकि जिसका पार्टिकल साइज ज्यादा बड़ा होगा तो उसकी एब्जॉर्प्शन भी कम हो जाएगी। और इसका ही फैक्टर एक और होता है सरफेस एरिया।
अब इस पे भी डिपेंड कर रहा होता है। जैसे अगर हम देखें तो सरफेस एरिया में क्या होता है कि आपका जो ड्रग है फॉर एग्जांपल अगर वो बहुत छोटे-छोटे मॉलिक्यूल्स हैं तो क्या है कि वो ज़्यादा बॉडी फ्लूइड्स के साथ एक्सपोज़ होंगे क्योंकि वो छोटे साइज़ के हैं, जबकि एक बड़ा पार्टिकल होगा तो उसका जो एक्सपोज़र होगा वो भी कम होगा। ठीक है, ये बड़ा पार्टिकल है उसका जो एक्सपोज़र है फ्लूइड्स के साथ तो वो कम है एज़ कम्पेयर टू इन छोटे पार्टिकल्स के क्योंकि उनका एक्सपोज़र डिफरेंट जगह से और डिफरेंट है। तो हम कह सकते हैं कि सरफेस एरिया भी अगर आपका ज़्यादा है छोटे मॉलिक्यूल्स हैं उनका सरफेस एरिया ज़्यादा है तो उससे क्या है कि उनका एक्सपोज़र ज़्यादा होगा ब्लड के साथ तो उनकी एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगी। ये वाला एक फैक्टर हो गया, फिर उसके बाद एक और फैक्टर आ जाता है कंसंट्रेशन ड्रग की। मीन्स आपकी जितनी ज़्यादा ड्रग होगी उतनी ही एब्जॉर्प्शन होगी। भाई ज़ाहिर है जितनी ज़्यादा ड्रग होगी उतनी ज़्यादा वो ब्लड में एब्जॉर्ब होगी। तो ये भी उस फैक्टर को बढ़ा देता है। तो ये सारे हमारे फैक्टर्स हो गए ड्रग के। तो आपने याद रखना है सॉल्युबिलिटी, आयोनाइजेशन, पार्टिकल साइज और सरफेस एरिया ये सारे ड्रग रिलेटेड फैक्टर्स हैं। दूसरी बात ये एक और फैक्टर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको मुझे डिस्कस करना था कि हमारे पास आता है ड्रग ड्रग इंटरेक्शन का फैक्टर। ड्रग ड्रग इंटरेक्शन ठीक है, इसमें क्या होता है कि आप अगर कभी साथ में लाइक कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं ना जो कोमॉर्बिड कंडीशन के पेशेंट्स होते हैं जिनमें अगर आप साथ में मेडिकेशंस ले लेते हो 2-3 मतलब उनको 2-3 बीमारियां होती है तो क्या है कि आपने एक बीमारी के लिए कोई मेडिकेशन दी हुई है फॉर एग्जांपल डायबिटीज भी है कि पेशेंट को हाइपरटेंशन भी है तो आपने डायबिटीज के लिए तो एक मेडिसिन दे दी है तो अब जब हाइपरटेंशन को ट्रीट करोगे तो आप उसे ऐसी मेडिकेशन नहीं दोगे जो उस दूसरी जो ड्रग वो ऑलरेडी ले रहा है उससे वो इंटरेक्ट कर जाए और फिर आपको साइड इफेक्ट ज्यादा दे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने उसमें पढ़ाया था आपको गर्ड की कंडीशन में कि ओमिप्राजोल एक ऐसी मेडिकेशन है जो अल्सर्स में या गर्ड में दी जाती है वो एसिडिटी को रिड्यूस करती है लेकिन मतलब वो बेसिकली एक पीपीआई है। तो जब आप उसे किसी और मेडिकेशन लाइक कुछ और पेशेंट को कंडीशन है डायबिटीज हाइपरटेंशन की कंडीशन है किडनी प्रॉब्लम है तो जब आप उसको वो वाली मेडिकेशन भी दे रहे हो फिर साथ में गर्ड के लिए वो ट्रीटमेंट के लिए आया और आप उसे ओमिप्राजोल दे रहे हो तो आप ओमिप्राजोल नहीं दोगे क्योंकि वो और भी मेडिकेशन दे रहा है और ओमिप्राजोल कुछ एंजाइम्स होते हैं उनको इनहिबिट कर देता है। फिर वो एंजाइम्स क्या करते हैं कि आपके जो दूसरे ड्रग्स आप ले रहे हो वो उन्हीं एंजाइम्स की हेल्प से काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अगर ओमिप्राजोल ने उन एंजाइम्स को इनहिबिट कर दिया तो एंजाइम्स अवेलेबल ही नहीं होंगे कि दूसरे ड्रग्स जो आप दे रहे हो वो उन एंजाइम्स की हेल्प से एब्जॉर्ब हो पाए। ठीक है, मतलब कोई भी ड्रग है फॉर एग्जांपल इसको मैं और थोड़ा अच्छे से समझा देती हूँ। कोई भी आपके पास ड्रग है, आप उसके साथ दूसरी ड्रग ले रहे हो, तो हो सकता है ऐसा कि वो जो ड्रग है आपके पास जैसे ये ए ड्रग है, ये बी ड्रग है, ये ए ड्रग जो है वो कुछ एंजाइम्स की हेल्प से काम करती है, उसके बगैर काम नहीं कर सकती और ये जो बी ड्रग है वो इस एंजाइम को इनहिबिट कर देती है। तो जब इस बी ड्रग को ए ड्रग के साथ आप दोगे तो बी ड्रग ने ऑलरेडी इस एंजाइम को इनहिबिट कर दिया और ए ड्रग फिर अपना एक्शन शो नहीं कर पाएगी क्योंकि वो इस एंजाइम के बगैर काम ही नहीं कर सकती। तो ओमिप्राजोल का भी यही सीन होता है। तो हम जब उन पेशेंट्स को दूसरी ड्रग्स दे रहे होते हैं तो साथ में हम ओमिप्राजोल की जगह उसको कोई और पीपीआई दे देते हैं जैसे कि पेंटोप्राजोल वगैरह ताकि वो उसका ड्रग ड्रग इंटरेक्शन ना हो। तो ये भी हमें ख्याल रखना होता है वरना साइड इफेक्ट्स होते हैं, ये टॉक्सिसिटीज हो जाती है।